हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना अध्याय 4 किताबों की दुकान। रॉन के घर का माहौल प्रिविट ड्राइव के माहौल से अलग था। डर्सली परिवार कायदे और करीने से रखी चीज़ों को पसंद करता था, जबकि वीजली परिवार में अजीब और अप्रत्याशित चीज़ें सामान्य समझी जाती थी। जब हैरी ने किचन में लगे आईने को पहली बार देखा तो वो स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसके देखते ही आईना चिल्लाया, गंदे कहीं के, अपनी शर्ट अंदर करो। अटारी के पिशाच को जब घर में शांति महसूस होती तो वो चीखने लगता और पाइप पटक देता। फ्रेड और जॉर्ज के कमरे से होने वाले छुटपुट धमाके भी बिल्कुल सामान्य समझे जाते। बहरहाल हैरी को रॉन के परिवार में सबसे असामान्य बात ये नहीं लगी कि आईना बोलता है या पिशाच हल्ला मचाता था। उसे असामान्य बात ये लगी कि उसे लोग वहाँ पसंद करते थे। मिसेस वीजली उसके मौजों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करती थी और हर बार डाइनिंग टेबल पर उसे ज़्यादा खिलाने की कोशिश करती थी। मिस्टर वीजली डाइनिंग टेबल पर हैरी को अपने पास बैठाना पसंद करते थे, ताकि वे मगलुओं के जीवन के बारे में उस पर सवालों की बमबारी कर सकें। उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा थी कि बिजली के प्लग और डाक सेवा कैसे काम करते हैं। जब हैरी ने उन्हें बताया कि टेलीफोन का प्रयोग कैसे होता है तो वो बोले, अद्भुत, बुद्धिमत्तापूर्ण, कमाल है। मगलुओं ने जादू के बिना अच्छी तरह जीने के कितने सारे तरीके खोज लिए हैं। रॉन के घर पहुंचने के लगभग एक सप्ताह बाद खुशनुमा सुबह हैरी को हॉगवर्ट्स से एक संदेश मिला। जब हैरी और रॉन नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, वहां मिस्टर और मिसेस वीजली और जिनी पहले से ही बैठे थे। जिस पल जिनी ने हैरी को देखा, उसने हड़बड़ी में अपनी दलिए की कटोरी जोरदार आवाज के साथ फर्श पर गिरा दी। ये अक्सर होता था, जब हैरी कमरे में घुसता तो जिनी के हाथ से चीजें छूटकर जमीन पर गिर जाती। वो कटोरी उठाने के लिए टेबल के नीचे झुकी। जब उसका चेहरा ऊपर आया तो वो डूबते सूरज की तरह चमक रहा था। हैरी ऐसा अभिनय करते हुए बैठ गया जैसे उसने देखा ही न हो। फिर उसने वो टोस्ट ले लिया जो मिसेस वीजली ने उसकी तरफ बढ़ाया। मिस्टर वीजली बोले, स्कूल से खत आए हैं। उन्होंने हैरी और रॉन की तरफ पीले चर्मपत्र के एक लिफाफे बढ़ाए, जिन पर हरी स्याही से लिखा हुआ था, हैरी, डम्बलडोर ये पहले से जानते हैं कि तुम यहाँ हो। उनसे कुछ नहीं छुपा रहता। तुम दोनों के भी खत आए हैं। उन्होंने आखिरी वाक्य फ्रेड और जॉर्ज से कहा, जो अंदर आ गए थे। वो अब भी अपने पजामों में थे। उन लोगों ने अपने खत पढ़े। कुछ समय के लिए खामोशी छा गई। हैरी के खत में लिखा था कि वो पहले की तरह 1 सितंबर को किंग्स क्रॉस स्टेशन से हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पकड़े। अगले साल उसे जिन नई पुस्तकों की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी सूची साथ में थी। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को निम्न पुस्तकों की आवश्यकता होगी: मंत्रों की मानक किताब भाग 2, मिरांडा को शौक, खतरनाक परी को भगाना, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, पिशाचों के साथ भटकना, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, चुड़ैलों के साथ छुट्टियां, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, दैत्यों के साथ सफ़र, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, खून पीने वाले पिशाचों के साथ खतरनाक समुद्री यात्राएं, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, आदम भेड़ियों के साथ भ्रमण, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, हिम मानव के साथ 1 वर्ष, गिल्डरॉय लॉकहार्ट। फ्रेड ने अपनी किताबों की पूरी सूची पढ़ ली तो वह हैरी के कंधे के ऊपर से झांक कर उसकी सूची पढ़ने लगा। वो बोला, तो तुम्हें भी गिल्डरॉय लॉकहार्ट की सारी किताबें लाने को कहा गया है। लगता है गुप्त कलाओं से रक्षा का नया टीचर उनका बहुत बड़ा फ़ैन है। मैं शर्त लगा सकता हूँ ये टीचर ज़रूर कोई जादूगरनी होगी। ये कहते ही फ्रेड की नज़रें अपनी माँ से मिली और वो तत्काल मुरब्बा खाने में व्यस्त हो गया। जॉर्ज ने अपने माता पिता को कनखियों से देखा। ये किताबें सस्ती नहीं होंगी। लॉकहार्ट की किताबें बहुत महंगी होती हैं। हम व्यवस्था कर लेंगे, मिसेस वीजली बोली, पर वो चिंतित लग रही थी। मुझे आशा है कि हमें जिनी की कई चीज़ें सेकंड हैंड मिल जाएंगी। सुनकर हैरी ने जिनी से कहा, अच्छा, तो तुम भी इस साल हॉगवर्ट्स में पढ़ोगी? उसने सहमति में सिर हिलाया। शर्म के मारे जिनी का चेहरा उसके बालों की तरह लाल हो गया। उसने घबराहट में अपनी कोहनी मक्खन की कटोरी में डुबा दी। खुशकिस्मती से हैरी के सिवाय किसी और ने ये नहीं देखा, क्योंकि उसी समय रॉन का बड़ा भाई पर्सी अंदर आ गया। वो पूरी तरह तैयार हो गया था और हॉगवर्ट्स प्रीफेक्ट का उसका बिल्ला उसके बुने हुए जैकेट पर पिन से लगा। पर्सी ने तेजी से कहा, गुड मॉर्निंग, बड़ा सुहावना दिन है। वो एकमात्र खाली कुर्सी पर बैठ गया, परंतु तत्काल ही उछल कर खड़ा हो गया। उसने हाथ डालकर अपने नीचे से भूरे पंखों का रोएंदा डस्टर उठाया। कम से कम हैरी तो यही समझा, जब तक उसने ये नहीं देखा था कि डस्टर सांसें ले रहा है। एरल,
ये कहते हुए रॉन ने पर्सी से मरियल उल्लू को ले लिया और उसके पंख के नीचे से एक पत्र निकाला। आखिर वो हरमाइनी का जवाब ले ही आया। मैंने हरमाइनी को खत लिखा था कि हम तुम्हें डर्सली परिवार से आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। रॉन एरल को पिछले दरवाजे के ठीक पास रखे स्टैंड की ओर ले गया। वहाँ उसे खड़े करने की कोशिश की परंतु वो गिर गया, इसलिए रॉन ने उसे लिटा दिया और बुदबुदाया, बेचारा। फिर वो हरमाइनी का खत जोर से पढ़ने लगा। प्रिय रॉन और हैरी, अगर तुम भी वहाँ पर हो, मुझे आशा है सब कुछ ठीक हो गया होगा, हैरी ठीक होगा। और रॉन, मुझे ये भी आशा है कि तुमने उसे बाहर निकालने के लिए कोई गैर कानूनी काम नहीं किया होगा, क्योंकि इससे हैरी भी मुश्किल में पड़ जाएगा। मैं सचमुच चिंतित हूँ। अगर हैरी ठीक है तो मुझे तत्काल खबर भेजना, परंतु शायद ये बेहतर होगा कि तुम किसी दूसरे उल्लू को भेजो, क्योंकि मुझे लगता है कि एक और यात्रा में इस उल्लू का दम निकल जाएगा। जाहिर है मैं स्कूल की पढ़ाइयों में व्यस्त हूँ। हम अगले बुधवार को नई पुस्तकें खरीदने लंदन जाएंगे। क्यों ना हम वहाँ छूमंतर गली में मिलें। जितनी जल्दी हो सके मुझे बताओ क्या हो रहा है। प्रेम सहित, हरमाइनी। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हम भी बुधवार को चलकर तुम्हारा सामान खरीद लेते हैं, मिसेस वीजली ने टेबल साफ करते हुए कहा। वैसे आज की तुम्हारी क्या योजना है? तुम लोग क्या करने वाले हो? हैरी, रॉन, फ्रेड और जॉर्ज पहाड़ी पर बने वीजली परिवार के छोटे से बाड़े में जाने की योजना बना रहे थे। बाड़े के चारों तरफ, इसलिए नीचे के गांव से वो जगह नहीं दिखती थी। इसका मतलब ये था कि अगर वे ज़्यादा ऊंचाई पर ना उड़ें तो वो वहाँ क्विडिच की प्रैक्टिस कर सकते थे। वे क्विडिच की असली गेंदों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वे उनके हाथ से छूटकर गांव में पहुंच जाएंगी तो स्पष्टीकरण देना मुश्किल होगा। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे की तरफ सेव फेंके। वे बारी बारी से हैरी की निम्बस 2000 पर चढ़े, जो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ झाड़ू थी। रॉन की पुरानी शूटिंग स्टार का हाल तो ये था कि तितलियां भी अक्सर इससे तेज उड़कर पास से निकल जाती। 5 मिनट बाद वे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और उनके कंधों पर झाड़ुएं थीं। उन्होंने पर्सी से पूछा कि क्या वो उनके साथ चलना चाहता है, परंतु उसने कहा वो व्यस्त है। हैरी ने पर्सी को अब तक सिर्फ नाश्ते या खाने के वक्त ही देखा था, बाकी समय वो अपने कमरे में बंद रहता। फ्रेड ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, काश मुझे पता चल जाता उसके इरादे क्या हैं। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, बदला बदला लग रहा है। तुम्हारे आने से एक दिन पहले ही उसकी परीक्षा के परिणाम आए थे। उसे 12 OWL मिले हैं, परंतु वो जरा भी खुश नहीं। हैरी के चेहरे पर परेशानी का भाव देखकर जॉर्ज ने स्पष्ट किया, ऑर्डिनरी विजार्डिंग लेवल। बिल को भी 12 मिले थे। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो हमारे परिवार का एक और सदस्य हेड बॉय बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इस शर्म को झेल पाऊंगा। भाइयों में बिल वीजली सबसे बड़ा था और उससे छोटा था चार्ली। ये दोनों हॉगवर्ट्स से निकल चुके थे। हैरी उन दोनों से कभी नहीं मिला था, परंतु जानता था कि चार्ली रोमानिया में ड्रैगनों का अध्ययन कर रहा है और बिल मिस्र में जादूगरों के बैंक ग्रिंगॉट के लिए काम कर रहा है। जॉर्ज ने कुछ समय बाद कहा, मैं नहीं जानता कि मम्मी डैडी इस साल हमारी किताबों का खर्चा कैसे उठाएंगे। लॉकहार्ट की किताबों के 5 सेट और जिनी की दुशाले, छड़ी, बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हैरी कुछ नहीं बोला। वो थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। लंदन में ग्रिंगॉट में उसके पास एक छोटा सा खजाना था जो उसके माँ बाप छोड़ गए थे। जाहिर है वो सिर्फ जादूगरों की दुनिया में ही अमीर था। मगलुओं की दुकानों में जादूगरों की मुद्रा यानी गैलियन, सिकल्स और नट्स का प्रयोग नहीं होता था। मिसेस वीजली ने अगले बुधवार में सबको जल्दी जगा दिया। सबने जल्दी से 6 बेकन सैंडविच खाकर अपने कोट पहने। इसके बाद मिसेस वीजली ने किचन के स्टैंड से फूलदान उठाया, उसके अंदर झांक कर देखा। ओह, यह ख़त्म हो रहा है, हमें थोड़ा खरीदना पड़ेगा। अच्छा चलो, पहले मेहमान। हैरी बेटा, हम लोग तुम्हारे बाद आएंगे। उन्होंने फूलदान हैरी के सामने कर दिया। हैरी उन सबको घूरता रहा। वो उसे एकटक देख रहे थे। फिर उसने हकलाते हुए कहा, मुझे करना क्या है? पर मुझे करना क्या है? रॉन बोला, वो कभी छू पाउडर से नहीं गया है। माफ़ करना हैरी, मैं भूल गया था। मिस्टर वीजली बोले, छू पाउडर से कभी नहीं गए? फिर तुम पिछले साल अपने स्कूल का सामान खरीदने छूमंतर गली कैसे गए थे? मैं ट्रेन से गया था। क्या सचमुच? क्या वहाँ पर एस्केपेटर्स यानी स्वचालित सीढ़ियाँ थीं? अभी नहीं आर्थर, मिसेस वीजली बोली। छू पाउडर उससे बहुत जल्दी पहुँचाता है, परंतु अब क्या होगा अगर हैरी पहले कभी छू पाउडर से नहीं गया है?
फ्रेड बोला, वो ठीक तरह से पहुंच जाएगा मम्मी। हैरी पहले हमें देखे कि हम कैसे जाते हैं। उसने फूलदान से चुटकी भर चमकता हुआ पाउडर निकाला, आग के पास पहुंचा और पाउडर को लपटों में फेंक दिया। गरज की आवाज़ के साथ आग पन्ने की तरह हरी हो गई और फ्रेड से भी ज़्यादा ऊंची लपटें निकलने लगी। फ्रेड सीधे लपटों के अंदर चला गया और चिल्लाकर बोला, छू मंतर गली, और वो गायब हो गया। जब जॉर्ज फूलदान में अपना हाथ डाल रहा था, मिसेस वीजली ने हैरी से कहा, बिल्कुल साफ बोलना बेटा, ये भी ध्यान रखना, सही अंगीठी से ही बाहर निकलो। कौन सी सही चीज? हैरी ने घबराते हुए कहा। जब आग गरजी तो जॉर्ज गायब हो गया था। देखो, बहुत सी जादूगरों की अंगीठियां खुली रहती हैं जिनमें से चुनना पड़ता है, परंतु अगर तुमने साफ बोला है तो तुम्हें चिंता नहीं करना होगी। वो ठीक ठाक पहुंच जाएगा मॉली, अब उसे ज़्यादा मत डराओ, मिस्टर बीजली ने छू पाउडर लेते हुए कहा। पर यदि वो गुम हो गया तो मैं उसके अंकल आंटी को क्या जवाब दूंगी? हैरी ने उन्हें आश्वस्त किया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं किसी चिमनी के ऊपर पहुंच जाऊं तो डडली को ये सुनकर बहुत मज़ा आएगा। इस बारे में आप चिंता मत करिए। अच्छा ठीक है, तुम आर्थर के बाद जाना, मिसेस बीजली बोली। देखो, जब तुम आग के अंदर पहुंच जाओ तो बिल्कुल साफ बोलना कि तुम्हें कहाँ जाना है, और अपनी कोहनी भी अंदर की तरफ रखना, रॉन ने सलाह दी। अपनी आंखें बंद रखना, मिसेस वीजली बोली। हिलना डुलना मत, वरना गलत अंगीठी से बाहर निकलोगे। परंतु घबराना नहीं, सही जगह पहुंचने से पहले जल्दबाजी में बाहर निकलने की कोशिश मत करना। जब तक तुम फ्रेड और जॉर्ज को न देख लो, इंतज़ार करना। इन सब बातों को अपने दिमाग में याद रखने की बहुत कोशिश करते हुए हैरी ने छू पाउडर की चुटकी भरी। फिर वो आग के बिल्कुल करीब पहुंचा। उसने एक सांस ली, पाउडर को लपटों पर डाला और एक कदम आगे बढ़ाया। आग गर्म हवा की तरह लग रही थी। उसने जैसे ही मुंह खोला, तत्काल गले में गर्म राख घुस गई। उसने खांसते हुए कहा, शु शु मंतर गली। ऐसा लगा जैसे किसी बड़े भंवर ने उसे चूस लिया हो। वो बहुत तेजी से गोल गोल घूम रहा था। उसके कानों में गरज सुनाई दे रही थी जो कान के पर्दे फाड़ रही थी। वो अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे चक्कर आने लगे। जैसे ही कोई कठोर चीज़ उसकी कोहनी से टकराई, उसने कोहनी अंदर कर ली। वो गोल गोल लगातार घूम रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वो ये चाहता था कि ये सब रुक जाए। वो ठंडे पत्थर पर चेहरे के बल गिर गया। उसने अपने चश्मे को टूटते हुए महसूस किया। हैरी का सिर चकरा रहा था, उसे चोट लगी थी। वो राख में पूरी तरह सना हुआ था। लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने टूटे चश्मे को उठाकर अपनी आंखों के सामने रखा। वो बिल्कुल अकेला था। उसे इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ था। पास ही में कांच का शोकेश रखा था जिसमें बिछी गद्दी पर टूटा हुआ सूखा हाथ रखा था। उसके पास ही खून से सनी ताश की गड्डी और घूरती हुई कांच की आंखें भी रखी थीं। शैतानी मुखौटे दीवारों से नीचे देख रहे थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि धूल भरी दुकान की खिड़की से हैरी को ये साफ नजर आ रहा था कि बाहर जो अंधेरी और सकरी सड़क दिख रही है वो छूमंतर गली नहीं है। उसने सोचा, वो जितनी जल्दी बाहर निकल सके उतना बेहतर है, क्योंकि उसकी नाक अब दुख रही थी, जो गिरते समय पत्थर से बुरी तरह टकरा गई थी। हैरी ने चुपचाप दरवाजे की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए, परंतु वो अभी आधी दूर तक भी नहीं पहुंचा था कि कांच के दरवाजे के पार से दो लोग आते दिखाई पड़े। उनमें से एक ऐसा था जिससे हैरी इस स्थिति में कतई नहीं मिलना चाहता था, जबकि वो रास्ता भटक गया है और राख में सना था। ये व्यक्ति कोई और नहीं, ड्रैको मैलफॉय था। हैरी ने चारों तरफ देखा। उसने बाईं तरफ एक बड़ी काली अलमारी दिखी। वो लपक कर अंदर घुस गया, दरवाजे बंद कर लिए। उस दरवाजे में से सिर्फ एक छोटी सी दरार छोड़ दी ताकि वो बाहर देख सके। कुछ पल बाद घंटी बजी। मैलफॉय ने दुकान के अंदर कदम रखा। उसके पीछे जो व्यक्ति था वो उसके पिता ही हो सकते थे, क्योंकि उनका चेहरा भी उतना ही पीला और नुकीला था, आंखें वैसी ही ठंडी और भूरी। मिस्टर मैलफॉय काउंटर तक आए और अलसाए अंदाज में शोकेश में रखे सामान को देखा। फिर उन्होंने काउंटर पर रखी घंटी बजाई। अपने पुत्र की तरफ मुड़ते हुए कहा, ड्रैको, कोई भी चीज़ छूना मत। मैलफॉय, जो उस समय कांच की आंख उठाने ही वाला था, बोला, मैं सोच रहा था कि यहाँ आप मेरे लिए कोई तोहफा खरीदने वाले हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए उड़ने वाली झाड़ू खरीद दूंगा। उसके पिता उंगलियों से काउंटर पर तबला बजाने लगे। मैलफॉय ने चिढ़कर कहा, अगर मुझे अपने हाउस की टीम में शामिल नहीं किया गया तो झाड़ू खरीदने का क्या फ़ायदा? हैरी पॉटर को पिछले साल निम्बस
2000 मिल गई थी। उसे डंबलडोर ने गरुड़ द्वार की तरफ से खेलने की विशेष अनुमति दी थी। इसलिए नहीं कि वो अच्छा खेलता है, बल्कि इसलिए कि वो मशहूर है। उसके माथे पर एक मूर्खतापूर्ण निशान होने की वजह से वो मशहूर है। मेलफॉय ने नीचे झुककर शेल्फ को गौर से देखा जिसमें खोपड़ियाँ भरी थी। हर कोई सोचता है कि वो इतना स्मार्ट है, अपने निशान और अपने जादुई झाड़ू के साथ इतना चमत्कारी है। ये बात तुम पहले भी मुझे कम से कम 10 बार बता चुके हो, और मैं तुम्हें ये याद दिला दूं कि समझदारी नहीं है कि लोगों को ये लगे कि हम पॉटर को पसंद नहीं करते हैं, जबकि ज़्यादातर जादूगर उसे अपना हीरो मानते हैं क्योंकि उसने सबसे बड़े शैतानी जादूगर को हराया था। मिस्टर मेलफॉय ने अपने बेटे को कहर ढाती हुई नज़रों से देखा और कहा, आह मिस्टर बोर्गिन। एक झुका हुआ आदमी काउंटर के पीछे से प्रकट हो गया। बोर्गिन ने अपने बालों की तरह ही चिकनी चुपड़ी आवाज में कहा, मिस्टर मेलफॉय, बहुत खुशी हुई कि एक बार फिर आपसे मुलाकात हो गई। मैं धन्य हो गया कि मास्टर मेलफॉय भी आए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ चीज़ें आज ही आई हैं, आपको दिखाता हूँ, और उनकी कीमत भी ज़्यादा नहीं। मिस्टर मेलफॉय बोले, मिस्टर बोर्गिन, मैं आज खरीदने नहीं बेचने आया हूँ। बेचने? बोर्गिन के चेहरे की मुस्कान कम हो गई। जाहिर है आपने सुना होगा मंत्रालय आजकल बहुत छापे मार रहा है। उन्होंने अंदर वाली जेब से चर्मपत्र का रोल निकाला ताकि बोर्गिन उसे पढ़ सके। अगर मंत्रालय ने मेरे घर पर छापा मारा तो वहाँ कुछ ऐसा सामान है जो मुझे मुश्किल में डाल सकता है। बोर्गिन ने लटकने वाला चश्मा अपनी नाक पर चढ़ाकर सूची पर नजर डाली। निश्चित रूप से मंत्रालय आपको कष्ट देने की जरूरत नहीं करेगा सर। मिस्टर मेलफॉय के होठ सिकुड़ गए। वे अब तक मेरे घर की चौखट पर नहीं आए हैं। मेलफॉय नाम का सम्मान होता है, परंतु मंत्रालय दिनों दिन ज्यादा दखलंदाजी कर रहा है। किसी नए मगलू संरक्षण अधिनियम के बारे में अफवाहें फैल रही हैं। बेशक इसके पीछे उस नीच मूर्ख मगलू प्रेमी आर्थर वीजली का ही हाथ होगा। हैरी को अपने अंदर गुस्से का तेज झोंका महसूस हुआ, और जैसा आप देख सकते हैं इनमें से कुछ जहर ऐसे हैं। जाहिर है मैं समझता हूँ सर, बोर्गिन ने कहा। मुझे देखने दें। गद्दी पर रखे सूखे हाथ की तरफ इशारा करके ड्रैको बीच में ही बोल पड़ा, क्या मैं वो ले सकता हूँ? बोर्गिन ने मिस्टर मेलफॉय की सूची पर से ध्यान हटाया और ड्रैको के पास लपकते हुए कहा, अच्छा वो हाथ जो संपत्ति दिलाए, बस इसके अंदर एक मोमबत्ती डालो और वो मोमबत्ती सिर्फ इसे थामे रखने वाले को ही रोशनी देगी। चोर उचक्कों का सबसे अच्छा दोस्त। आपके बेटे की पसंद बहुत बढ़िया है सर। बोर्गिन, मुझे आशा है कि मेरा बेटा चोर उचक्के से बेहतर बनेगा, मिस्टर मेलफॉय ने ठंडे लहजे में कहा। मेरा ये मतलब नहीं था सर, कतई नहीं था, मिस्टर बोर्गिन तत्काल बोले। हालांकि अगर उसके स्कूल में नंबर नहीं सुधरेंगे तो शायद वो चोर उचक्के के सिवाय कुछ और बन भी नहीं पाएगा, मिस्टर मेलफॉय ने और भी ठंडे लहजे में कहा। ड्रैको ने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हरमाइनी ग्रेंजर सारे टीचर्स की चहेती है। मिस्टर मेलफॉय ने फटकारते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वो मगलू परिवार की लड़की हर एक विषय में तुमसे ज्यादा नंबर लाई है। हाँ, हैरी ने मन ही मन में कहा, और ये देखकर खुश हुआ कि ड्रैको शर्मिंदा भी था और क्रोधित भी। बोर्गिन ने अपनी चिकनी चुपड़ी आवाज में कहा, सब जगह यही हाल है। शुद्ध खून वाले जादूगरों का महत्व घट रहा है। मेलफॉय ने अपने लंबे नथने फुलाते हुए कहा, परंतु मेरी नजरों में नहीं। मेरी नजरों में भी नहीं सर, बोर्गिन ने बहुत नीचे झुकते हुए कहा। अगर ऐसा है तो फिर हम एक बार मेरी सूची पर आ जाएं, मिस्टर मेलफॉय ने थोड़े रूखेपन से कहा। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ बोर्गिन, मुझे आज कहीं और भी जाना है, महत्वपूर्ण काम है। वे मोल भाव करने लगे। हैरी घबरा गया। उसने देखा ड्रैको उसकी छुपने की जगह में करीब आ रहा है और दुकान में रखे सामानों को गौर से देख रहा है। वो फांसी के फंदे की लंबी रस्सी को देखने के लिए रुका, फिर मोतियों की बहुत सुंदर नेकलेस पे लगे कार्ड को पढ़ने लगा। चेतावनी है, इसे न छुएं। शापित, अब तक 29 मगलू मालिकिनों की जान ले चुका है। ड्रैको मुड़ा और उसे अपने ठीक सामने अलमारी दिखी। वो आगे बढ़ा। उसने हैंडल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ठीक है मिस्टर मेलफॉय, चलो ड्रैको, मिस्टर मेलफॉय ने काउंटर पर से कहा। जब ड्रैको पलटा तो हैरी ने अपनी आस्तीन से माथे का पसीना पूछा। मिस्टर बोर्गिन, आपका दिन अच्छा गुजरे। सामान देने के लिए मैं कल अपनी जागीर पर आपका इंतजार करूंगा।
जिस पल दरवाज़ा बंद हुआ बोर्गिन ने अपना चिकना चुपड़ा अंदाज छोड़ दिया। आपका भी दिन अच्छा गुजरे मिस्टर मैलफॉय, और अगर लोग कहते हैं वो सच है तो आपकी जागीर में जितना सामान छुपा है उसका आधा भी आपने मुझे नहीं बेचा है। बुरे स्वर में बड़बड़ाते हुए बोर्गिन पीछे के कमरे में गायब हो गया। हैरी ने 1 मिनट तक इंतजार किया वो वापस ना आ जाए। फिर बिना कोई आवाज किए अलमारी से बाहर निकला और कांच के शोकेश को पार करता हुआ दुकान के दरवाजे से बाहर चला गया। अपने चेहरे पर टूटे चश्मे को पकड़कर उसने चारों तरफ देखा। वो एक गंदी सी गली में था जो गुप्त कलाओं को समर्पित दुकानों से भरी थी। बोर्गिन एंड बर्क्स नाम की जिस दुकान से वो अभी अभी निकला था वो सबसे बड़ी दिख रही थी। 2 घटिया से दिखने वाले जादूगर बुदबुदाकर बातें कर रहे थे। आशंकित महसूस करते हुए हैरी चल दिया। उसने अपने चश्मे को सीधे थाह में रखने की कोशिश की और आशा की वह किसी तरह यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज ले। जहरीली मोमबत्तियां बेचने वाली दुकान के ऊपर लकड़ी का एक पुराना साइन बोर्ड था जिस पर लिखे सड़क के नाम से उसे पता चला कि वो छूमंतर गली में नहीं बल्कि शूमंतर गली में है। बहरहाल वो इतना ज़रूर समझ गया कि वीजली परिवार के यहाँ आग में उसके मुंह में राख भर गई थी, इसलिए वो पर्याप्त स्पष्टता से नहीं बोल पाया। उसने शांत बने रहने की कोशिश की। उसके कान में एक आवाज़ आई जिसे सुनकर वो उछल गया। बच्चे, तुम खो गए हो क्या? एक बूढ़ी जादूगरनी उसके सामने थी। उसके हाथ में एक भयानक ट्रे थी जो इंसान के साबुत नाखूनों से भरी दिख रही थी। जब उसने हैरी पर अपनी कुटिल दृष्टि डाली तो उसके काई भरे दांत स्पष्ट दिख रहे थे। हैरी पीछे हटा। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। मैं तो बस। हैरी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हैरी का दिल उछलने लगा। जादूगरनी भी उछल पड़ी। उसके हाथ की ट्रे से बहुत से नाखून उसके पैरों पर गिर पड़े। वो गालियां देने लगी। जब हैग्रिड यानी हॉगवर्ट्स के मैदान के रखवाले का विशाल शरीर उनकी तरफ आया। हैग्रिड, मैं गुम हो गया था। छू पाउडर, हैरी ने राहत की सांस छोड़ते हुए कहा। हैग्रिड ने हैरी की गर्दन पकड़ी, उसे जादूगरनी से दूर खींचा जिससे जादूगरनी की ट्रे को धक्का लगा और वो नीचे गिर गई। जादूगरनी की चीखें सारे रास्ते उनके पीछे पीछे घुमावदार गली में आती रहीं जब तक कि वे सूरज की चमकती रोशनी में नहीं पहुंच गए। हैरी को दूर से एक जानी पहचानी बर्फ जैसी सफेद संगमरमर की इमारत दिखी, ग्रिंगॉट बैंक। हैग्रिड ने रूखेपन से कहा, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। फिर उसने हैरी के कपड़ों से राख झाड़ने के लिए इतनी ताकत से उसकी पीठ पर हाथ मारा कि हैरी औषधियों की दुकान के बाहर रखे ड्रैगन के गोबर के पीपे में गिरते गिरते बचा। शूमंतर गली में भटक रहे थे। हम यहाँ नहीं आते तो? बहुत खतरनाक जगह है हैरी, हम नहीं चाहते कि तुम्हें वहाँ कोई देखे। मुझे इस बात का एहसास हो गया था, हैरी ने कहा, और जब हैग्रिड ने दोबारा उसकी राख झाड़ने की कोशिश की तो वो झुक कर बच गया। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं खो गया था। वैसे तुम वहाँ क्या कर रहे थे? हम घूंघू की दवा लेने आए थे, हैरी ने गुर्राते हुए कहा। स्कूल की सब्जियां खा जाते हैं, तुम अकेले तो नहीं आए हो? हैरी ने स्पष्ट किया, मैं वीजली परिवार के यहाँ ठहरा हूँ, परंतु हम अलग अलग हो गए हैं, मुझे उन्हें खोजना होगा। वे साथ साथ सड़क पर चलने लगे। तुमने हमारे खत का जवाब क्यों नहीं दिया? हैग्रिड ने पूछा। हैरी ने डॉबी और डजली परिवार की सारी कहानी सुनाई। बदमाश बबलू, अगर हमें पता होता। हैरी, 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 ऊपर यहाँ पर, एक आवाज आई। जब हैरी ने ऊपर देखा तो ग्रिंगॉट की सफेद सीढ़ियों के सबसे ऊपर उसे हरमाइनी ग्रेंजर दिखी। वो उनसे मिलने के लिए सीढ़ियों से धड़धड़ाती हुई नीचे उतर आई। उसके घने भूरे बाल पीछे लहरा रहे थे। तुम्हारे चश्मे को क्या हो गया है? हेलो हैग्रिड, तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम ग्रिंगॉट में आ रहे हो हैरी? हैरी बोला, जैसे ही मुझे वीजली परिवार मिल जाएगा मैं वहीं आऊँगा, तब तो तुम्हें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हैग्रिड ने दांत निकालते हुए कहा। हैरी और हरमाइनी ने चारों तरफ देखा। भीड़ भरी सड़क पर रॉन, फ्रेड, जॉर्ज, पर्सी और मिस्टर वीजली भागते हुए आ रहे थे। हैरी, हैरी, हमें आशा थी कि तुम बस एक अंगीठी ही दूर गए होगे। मौली का चिंता के मारे बुरा हाल है, वो भी पीछे आ रही है, मिस्टर वीजली ने हाँफते हुए कहा। तुम कहाँ बाहर निकले? रॉन ने पूछा। हैग्रिड ने मुंह बनाते हुए कहा, शूमंतर गली में। बहुत अच्छे, जॉर्ज और फ्रेड एक साथ बोले। रॉन ने ईर्ष्या से कहा, हमें वहां जाने की इजाजत कभी नहीं मिली। हैग्रिड गुर्राया, और हमें लगता है कभी मिलने भी नहीं चाहिए।
उसी समय मिसेस वीजली भाग कर आती हुई दिखी। उनके हाथ में हैंडबैग तेजी से झूल रहा था, दूसरे हाथ से जिनी बस किसी तरह चिपकी हुई थी। ओह हैरी, मेरे बच्चे, तुम कहीं भी पहुंच सकते थे। सांस लेने के लिए रुकते हुए उन्होंने अपने बैग से कपड़ों का ब्रश निकाला। ब्रश से वो राख झाड़ने लगी जिसे हैग्रिड साफ नहीं कर पाया था। मिस्टर वीजली ने हैरी का चश्मा लिया और अपनी छड़ी से एक बार ठोंक कर वापस कर दिया। चश्मा नया हो गया था। अब हम चलते हैं, हैग्रिड बोला, जिसका हाथ मिसेस वीजली छोड़ ही नहीं रही थी। शूमंतर गली में अगर उसे तुम नहीं मिले होते हैग्रिड, हॉगवर्ट्स में मिलते हैं। और वो कदम बढ़ाकर दूर चला गया। भीड़ भरी सड़क पर उसका सिर ही नहीं, कंधे भी बाकी लोगों से ऊंचे दिख रहे थे। जरा सोचो तो सही, बॉर्गिन एंड बक्स की दुकान में मुझे कौन दिखा? ग्रिंगॉट की सीढ़ियां चढ़ते वक्त हैरी ने रॉन और हरमाइनी से पूछा। मैलफॉय और उसके डैडी। क्या लूसियस मैलफॉय ने कुछ खरीदा? उनके पीछे चल रहे मिस्टर वीजली ने कहा। नहीं, वे अपना सामान बेचने आए थे। इसका मतलब है उसे अब चिंता हो रही है। मिस्टर वीजली ने गहरी संतुष्टि के भाव से कहा। किसी चीज के लिए लूसियस मैलफॉय को पकड़ने में मुझे कितना मजा आएगा। बेहतर होगा तुम संभल कर काम करो आर्थर। मिसेस वीजली बोली जब पिशाच ने सिर झुकाते हुए उन्हें दरवाजे के बैंक में प्रवेश कराया। वो परिवार खतरनाक है। अपने मुंह में इतना बड़ा निवाला मत भर लेना कि तुम चबा ना पाओ। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं लूसियस मैलफॉय से टक्कर ले सकता हूँ? मिस्टर वीजली ने गुस्से में कहा, परंतु उसी समय उन्हें हरमाइनी के माता पिता दिख गए। उनका ध्यान हट गया। हरमाइनी के माता पिता कुछ परेशान से काउंटर पर खड़े थे, जो संगमरमर के बड़े हॉल में पूरे आगे तक था। वे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हरमाइनी उनका परिचय कराए। वाह, आप लोग तो मगलू हैं, मिस्टर वीजली ने खुश होते हुए कहा। इसी खुशी में हमें एक एक पैक पीना चाहिए। आपके हाथ में क्या है? अच्छा, तो आप लोग मगलुओं के धन को बदल रहे हैं। मॉली देखो, उन्होंने मिस्टर ग्रेंजर के हाथ में रखे 10 पाउंड के नोटों की तरफ रोमांचित स्वर में संकेत किया। हम तुमसे लौट कर यहीं मिलते हैं, रॉन हरमाइनी से बोला, जब ग्रिंगॉट का एक और पिशाच हैरी और वीजली परिवार को उनकी भूमिगत तिजोरियों की ओर ले गया। तिजोरियों तक पहुंचने के लिए पिशाच चलित छोटी गाड़ियों से जाना पड़ता था। ये गाड़ियां बैंक की भूमिगत सुरंगों में रेल की पटरियों पर तेजी से भागती थी। हैरी को वीजली परिवार की तिजोरी तक नीचे एक तूफानी यात्रा का मजा आया, परंतु जब तिजोरी खुली तो उसे भयानक एहसास हुआ। अंदर चांदी के सिकल्स की बहुत छोटी सी ढेरी थी और सोने का सिर्फ एक गैलियन था। मिसेस वीजली ने तिजोरी के कोनों को अच्छी तरह टटोल कर देखा। सारे सिक्के बैग में भर लिए। उसे तब और बुरा लगा जब सब लोग उसकी तिजोरी के सामने पहुंचे। उसने कोशिश की कि वो बाकी लोगों को ये ना देखने दे कि अंदर कितना सारा धन है, इसलिए उसने जल्दी से अपने चमड़े के बैग में कुछ मुट्ठी सिक्के डाल लिए। बाहर संगमरमर की सीढ़ियों पर लौटने के बाद सब अलग अलग हो गए। पर्सी अस्पष्टता से बुदबुदाया, उसे नई कलम खरीदनी है। फ्रेड और जॉर्ज को हॉगवर्ट्स का अपना मित्र ली जॉर्डन दिख गया। मिसेस वीजली और जिनी सेकंड हैंड दुशालों की दुकान में जा रही थीं। मिस्टर वीजली इस बात पर जोर दे रहे थे कि ग्रेंजर दंपत्ति रिश्ती कड़ाही में उनके साथ एक पैक पीने चलें। हम 1 घंटे में किताबों की दुकान फ्लरिश एंड ब्लॉट्स में मिलते हैं। वहाँ तुम्हारी स्कूलों की किताबें खरीदना है, मिसेस वीजली ने जिनी के साथ जाते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने चिल्लाकर जुड़वा भाइयों से कहा, और शूमंतर गली में कदम भी मत रखना। हैरी, रॉन और हरमाइनी पैबंद लगी घुमावदार सड़क पर चहलकदमी करने लगे। हैरी की जेब में सोने, चांदी और कांसे के सिक्कों की भरी थैली खुशी से खनखना रही थी और खर्च होने के लिए चिल्ला रही थी। इसलिए उसने 3 बड़ी स्ट्रॉबेरी और पीनट बटर आइसक्रीम खरीद ली, जिसे मज़े से लेकर चूसते हुए उन्होंने गली की आकर्षक दुकानों की खिड़कियों में रखा सामान देखा। रॉन ने क्वालिटी क्विडिच सप्लाईज की खिड़कियों में चडली कैनन टीम के दुशालों का पूरा सेट हसरत भरी निगाहों से तब तक देखा जब तक कि हरमाइनी उसे घसीट कर स्याही और चमड़े का कागज खरीदने नहीं ले गई। गैम्बल एंड जेप्स विजार्डिंग जोक शॉप में उन्हें फ्रेड, जॉर्ज और ली जॉर्डन दिखे, जो डॉक्टर फिलिबस्टर के जादुई पटाखों पर लट्टू हो रहे थे। वहाँ उन्हें पर्सी मिला, जो बहुत छोटी सी नीरस किताब में गहराई से डूबा था, जिसका शीर्षक था शक्ति हासिल करने वाले प्रीफेक्ट्स। रॉन ने पुस्तक के पिछले कवर पर पढ़ा, हॉगवर्ट्स के प्रीफेक्ट्स और उनके बाद के करियरों का अध्ययन। ऐसा लगता है ये बहुत दिलचस्प होगी। दफा हो जाओ, पर्सी ने झुंझलाते हुए कहा।
जाहिर है पर्सी बहुत महत्वाकांक्षी है, उसने योजना बना ली है, वो जादू मंत्री बनना चाहता है। रॉन ने हैरी और हरमाइनी को धीमे से बताया और पर्सी को अकेला छोड़ दिया। वे 1 घंटे बाद फ्लोरिश एंड ब्लॉट्स की तरफ चल दिए। किताबों की दुकान की तरफ जाने वाले वो अकेले नहीं थे। जब वो पास पहुंचे तो उन्होंने देखा दरवाजे पर बहुत भीड़ थी। लोग भीतर घुसने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। इसका कारण उन्हें तब समझ में आया जब उन्होंने ऊपर लटकते हुए बैनर को देखा। गिल्डरॉय लॉकहार्ट अपनी आत्मकथा मेरा जादू की प्रतियों पर ऑटोग्राफ देंगी आज दोपहर 12:30 बजे से 4:30 बजे तक। हम उनसे सचमुच मिल सकते हैं? मेरा मतलब है उन्होंने हमारी लगभग सारी पुस्तकें लिखी हैं। हरमाइनी चीखी। भीड़ में ज्यादातर जादूगरनियां थीं जो मिसेस वीजली की उम्र की होंगी। एक परेशान सा दिख रहा जादूगर दरवाजे पर खड़े होकर कह रहा था, शांति बनाए रखें देवियों, धक्का मुक्की ना करें, किताबों का ध्यान रखें। एक परेशान सा दिख रहा जादूगर दरवाजे पे खड़े होकर कह रहा था, देवियों शांति बनाए रखें, धक्का मुक्की ना करें। हैरी, रॉन और हरमाइनी अंदर घुस गए। दुकान के अंदर तक लोगों की लंबी लाइन लगी थी जहां गिल्डरॉय लॉकहार्ट अपनी पुस्तकों पर ऑटोग्राफ दे रहा था। उन तीनों ने खतरनाक परी को भगाना की एक एक प्रति झपट कर उठाई और सरकते हुए लाइन में लग गए जहां वीजली परिवार मिस्टर और मिसेस ग्रेंजर के साथ खड़ा था। मिसेस वीजली बोली, ओह तुम लोग आ गए, अब सब ठीक है। उनकी सांस तेजी से चल रही थी। वे अपने बालों पर हाथ फेर रही थी। वे हमें 1 मिनट में दिख जाएंगे। धीरे धीरे गिल्डरॉय लॉकहार्ट उन्हें दिखाई देने लगा। वो सामने की टेबल पर बैठा था। उसके चारों तरफ उसकी तस्वीरें लगी थीं जो लोगों को आंख मार रही थीं और चमकते सफेद दांत दिखा रही थीं। वास्तविक लॉकहार्ट चमकता नीला दुशाला पहने थे जो उनकी आंखों के रंग से पूरी तरह मेल खा रहा था। उसका जादूगरों का नुकीला हैट उसके लहराते बालों पर आकर्षक अंदाज में लगा था। एक छोटा चिड़चिड़ा सा दिखने वाला आदमी चारों तरफ खुदकते हुए बड़े काले कैमरे से फोटो ले रहा था। जब भी फ्लैश चमकता हर बार चौंधियाने वाली चमक हो जाती और कमरे में बैगनी धुआं बाहर निकलता। वो आदमी पीछे हटकर बेहतर तस्वीर खींचना चाहता था, इसलिए उसने रॉन से गुर्रा कर कहा, रास्ते से हट जाओ, मैं दैनिक जादूगर के लिए फोटो खींच रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, रॉन ने अपना पैर मलते हुए कहा जिस पर फोटोग्राफर चढ़ गया था। गिल्डरॉय लॉकहार्ट ने उसकी बात सुनकर अपनी नजरें उठाईं। पहले तो उन्हें रॉन दिखा, फिर उन्होंने हैरी को देखा। वे उसे कुछ समय तक एकटक देखते रहे, फिर उछलकर खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए, कहीं ये हैरी पॉटर तो नहीं? भीड़ में हलचल होने लगी। लोग रोमांचित स्वर में कानाफूसी करने लगे। लॉकहार्ट ने आगे की तरफ छलांग लगाई, हैरी की बाह पकड़ी और खींचकर आगे ले आए। भीड़ खुशी से तालियां बजाने लगी। हैरी का चेहरा लाल हो गया। जब लॉकहार्ट ने फोटोग्राफर की तरफ हाथ उठाकर इशारा किया जो पागलों की तरह फोटो खींच रहा था और वीजली परिवार पर लगातार धुआं उड़ाता जा रहा था। लॉकहार्ट ने अपने चमकते दांतों के बीच से कहा, हैरी जरा अच्छी तरह से मुस्कुराओ, मैं और तुम इकट्ठे पहले पेज पर छपने के काबिल हैं। जब उन्होंने आखिरकार हैरी का हाथ पकड़ा तो हैरी की उंगलियां लगभग सुन्न हो गईं। उसने वीजली परिवार के पास दोबारा जाने की कोशिश की, परंतु लॉकहार्ट ने उसके कंधों के चारों तरफ अपनी बांह डाली, उसे अपनी बगल में कसकर जकड़ लिया। उन्होंने हाथ हिलाकर भीड़ को चुप होने का इशारा किया, फिर जोर से बोले, देवियों और सज्जनों, ये एक महान क्षण है। मैं इस समय कुछ घोषणा करना चाहता था और ये उसके लिए आदर्श क्षण है। आज जब हैरी किताबों की दुकान में आया तो वो सिर्फ मेरी जीवनी खरीदना चाहता था जो मैं उसे खुशी खुशी तोहफे में दे रहा हूँ, बिल्कुल मुफ्त। भीड़ ने एक बार फिर तालियां बजाईं। तब उसे ये मालूम नहीं था, लॉकहार्ट ने आगे कहा और हैरी को एक हल्का सा झटका दिया जिससे उसका चश्मा फिसलकर उसकी नाक के बिल्कुल सिरे पर आ गया। लॉकहार्ट ने कहा, उसे जल्दी ही मेरी पुस्तक मेरा जादू से अधिक, बहुत अधिक मिलने वाला है। सच तो यह है कि उसके स्कूल के साथियों को असली यानी मैं खुद मिलने वाला हूँ। मुझे ये घोषणा करने में बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि इस सितंबर में मैं हॉगवर्ट्स जादू और तंत्र के विद्यालय में गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर बनने जा रहा हूँ। भीड़ ने हर्ष ध्वनि की और तालियां बजाईं। हैरी को गिल्डरॉय लॉकहार्ट की सारी किताबें
तोहफे में दे दी गईं। उनके वजन से थोड़ा लड़खड़ाते हुए वो लोगों की नज़रों से दूर हटकर दुकान के उस सिरे तक रास्ता बनाने में सफल हो गया जहां जिनी अपनी नई कड़ाही के पास खड़ी थी। हैरी ने किताबें उसकी कड़ाही में डाली, उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम इन्हें रख लो, मैं अपनी किताबें खरीद लूँगा। तभी उसे एक आवाज़ आई, शर्त लगा सकता हूँ पॉटर, तुम बहुत खुश हुए होगे। पॉटर को आवाज़ पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। जब वो सीधे तनकर खड़ा हुआ तो उसने ड्रैको मैलफॉय को ठीक अपने सामने खड़ा पाया। मैलफॉय के चेहरे पर चिर परिचित व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। मशहूर हैरी पॉटर, वो किताबों की दुकान में भी आता है तो उसका फोटो अखबार के पहले पन्ने पर छपता है। मैलफॉय बोला, उसे अकेला छोड़ दो, वो ये सब नहीं चाहता था। जिनी पहली बार हैरी के सामने कुछ बोली थी और वो मैलफॉय को गुस्से से घूर रही थी। अरे वाह पॉटर, अपने लिए एक गर्लफ्रेंड भी ढूंढ ली, मैलफॉय ने कहा। जिनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। रॉन और हरमाइनी ने स्थिति को भांप लिया। वे लॉकहार्ट की किताबों के ढेर को लेकर भीड़ में से रास्ता बनाते हुए वहां आ रहे थे। अच्छा तो तुम हो, रॉन ने मैलफॉय की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई बेकार सी चीज हो जो उसके जूते के तले से चिपक गई है। शर्त लगा सकता हूँ कि तुम हैरी को यहाँ देखकर हैरान हो गए होगे, है ना? उतना हैरान नहीं हुआ वीजली जितना कि तुम्हें किसी दुकान में देखकर हुआ हूँ, मैलफॉय ने पलट कर जवाब दिया। मुझे लगता है तुम्हारे माता पिता को ये किताबें खरीदने के बाद 1 महीने तक भूखा रहना पड़ेगा। रॉन का चेहरा उतना ही लाल हो गया जितना इस समय जिनी का था। उसने किताबें कड़ाही में डाल दी, फिर सीधे मैलफॉय की तरफ बढ़ा, परंतु हरमाइनी और हैरी ने जैकेट का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। रॉन, मिस्टर वीजली ने फ्रेड और जॉर्ज से मुश्किल से आगे निकलते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत गर्मी है, चलो बाहर चलते हैं। ओह ओह ओह, आर्थर वीजली, ये मिस्टर मैलफॉय की आवाज़ थी। उन्होंने अपना हाथ ड्रैको के कंधे पर रख दिया और वे भी उसी तरह व्यंग से मुस्कुराने लगे। लूसियस, मिस्टर वीजली ने ठंडेपन से सिर हिलाते हुए कहा, सुना है मंत्रालय में बहुत व्यस्त हो आजकल, इतने सारे छापे, उम्मीद है तुम्हें ओवर टाइम मिल रहा होगा, मिस्टर मैलफॉय बोले। वे जिनी की कड़ाही की तरफ बढ़े और उन्होंने लॉकहार्ट की चमकती पुस्तकों के बीच से बहुत पुरानी खस्ताहाल रूप परिवर्तन की शुरुआती किताब निकाली। मिस्टर मैलफॉय ने कहा, साफ दिख रहा है कि तुम्हें ओवर टाइम नहीं मिल रहा है। जादूगरों की इज्जत मिट्टी में मिलाने का क्या फायदा वीजली, अगर उसके पैसे भी न मिलें। मिस्टर वीजली का चेहरा रॉन और जिनी से ज्यादा लाल हो गया। जादूगरों की इज्जत किस बात में है, इस बारे में हमारे विचार बिल्कुल अलग है मैलफॉय। जाहिर है, मिस्टर मैलफॉय ने कहा और उनकी पीली आंखें घूमकर मिस्टर और मिसेस ग्रेंजर पर ठहर गईं, जो दहशत से ये वाकया देख रहे थे। तुम भी कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो वीजली? मैं सोचता था कि तुम्हारा परिवार इससे नीचे नहीं गिर सकता। धातु के टकराने की आवाज़ आई जब जिनी की कड़ाही लुढ़क गई। मिस्टर वीजली ने मिस्टर मैलफॉय पर छलांग लगा दी थी और किताबों की अलमारी की तरफ धक्का देकर अलमारी से टकरा दिया था। मंत्रों की दर्जनों भारी पुस्तकें उन दोनों के सिर पर तेजी से गिरी। फ्रेड और जॉर्ज चिल्ला रहे थे, उसे मत छोड़ना डैडी। मिसेस वीजली चीख रही थी, नहीं आर्थर नहीं। पीछे की तरफ भीड़ में भगदड़ मची। जो दूसरी अलमारियों से किताबें गिरा रही थी, दुकान का कर्मचारी कह रहा था, सज्जनों मेहरबानी करके शांत हो जाएं। और तभी इन सब आवाज़ों से ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई दी, सज्जनों अलग हो जाएं। हैग्रिड किताबों के समुद्र के बीच से तैरता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। एक ही पल में उसने मिस्टर वीजली और मैलफॉय को अलग कर दिया। मिस्टर वीजली का होंठ कट गया। मिस्टर मैलफॉय की आंख पर जहरीले गुड़मुत्तों का एनसाइक्लोपीडिया से चोट लगी थी। मिस्टर मैलफॉय अब भी जिनी की रूप परिवर्तन की पुरानी किताब पकड़े थे। उन्होंने जिनी की तरफ बढ़ाया। उनकी आंखें दुर्भावना से चमक रही। लो लड़की, अपनी किताब लो, तुम्हारे पिता तुम्हें इससे अच्छी किताब नहीं दिला सकते। हैग्रिड की पकड़ से आज़ाद होते हुए उन्होंने ड्रेको को इशारा किया और दुकान से बाहर निकल गए। तुम्हें उसे नज़रअंदाज करना चाहिए था आर्थर। हैग्रिड ने अपने दुशाले की सलवटों को ठीक कर रहे मिस्टर वीजली को इतना ऊपर उठा दिया था कि पैर हवा में लटकने लगे। पूरा का पूरा परिवार बेकार है। सब लोग इस बात को जानते हैं, एक भी मैलफॉय इस लायक नहीं कि उस पर ध्यान दिया जाए।
खराब खून, अब चलो यहाँ से चलते हैं। दुकान के कर्मचारी ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो उन्हें बाहर निकलने से रोकना चाहता हो, परंतु वो मुश्किल से हैग्रिड की कमर टका रहा था। इसलिए उसने अपने इस विचार पर अमल न करने में समझदारी समझी। लोग सड़क पर तेजी से चल रहे थे। ग्रेंजर परिवार डर से कांप रहा था। मिसेस वीजली गुस्से में आग बबूला हो रही थी। अपने बच्चों के सामने तुमने बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया है। सबके सामने मारामारी। गिलरॉय लॉकहार्ट ने क्या सोचा होगा? वो तो खुश थे। जब हम बाहर निकल रहे थे तब आपने उनकी बात नहीं सुनी। दैनिक जादूगर के पत्रकार से कह रहे थे कि वो अपनी इस खबर में लड़ाई का जिक्र जरूर करें। उन्होंने कहा इससे उनका बहुत प्रचार होगा। फ्रेड बोला। बहरहाल रिश्ती कड़ाही की अंगीठी की तरफ लौटते समय उन सब के चेहरे की चमक फीकी थी। यहाँ से हैरी, वीजली परिवार और उनके द्वारा खरीदा गया सारा सामान छू पाउडर के सहारे रॉन के घर जाने वाला था। उन्होंने ग्रेंजर दंपत्ति से विदा ली, जो वहां से निकलकर दूसरी ओर की मगलू सड़क पर जा रहे थे। मिस्टर वीजली उनसे ये पूछना चाहते थे कि बस स्टॉप कैसे काम करता है, पर मिसेस वीजली के चेहरे के भावों को देखकर उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा। छू पाउडर की चुटकी भरने से पहले हैरी ने अपना चश्मा उतारा, जेब में सुरक्षित रख लिया। निश्चित रूप से यात्रा करने का ये तरीका उसका मनपसंद तरीका नहीं था।